तो जब इमोशनल इंजरी होती है तो क्या उसमें भी कोई ऐसा बॉडी में पेन वाला सिम्टम आता है? तो ये ओवरथिंकिंग भी एक साइन ऑफ डिप्रेशन है। तो फिर डॉक्टर साहब, आप अगर मुझे 5 सिम्टम्स डिप्रेशन के देने हैं तो कौन से कहेंगे? बेसिक कॉजेस क्या हैं? अगर हमने डिप्रेशन के बारे में कहना है तो क्या चीजें हैं जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है? बट वैसे और क्या फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि वी शुड हैव ताकि ये डिप्रेशन से बचा जा सके? Does a heartbreak lead to a heart attack? चाइल्डहुड डिप्रेशन भी होता है तो उसके क्या कॉजेस हैं? ओल्ड एज डिप्रेशंस को कैसे डील करना चाहिए? गुस्सा आना भी एक सिम्टम है ऑफ डिप्रेशन। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसवीराज टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर कभी कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो पता होता है कि उसको थोड़ा सा रुई कॉटन लेके साफ करिए और उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए। चलते चलते पैर में मोच आ जाए तो पता है कि मलहम लगा लेंगे तो आराम आ जाएगा। बुखार हो गया है तो पता है पैरासिटामॉल ले लीजिए। ये भी पता है कि अगर पेट दर्द है तो कौन सी दवाई लेनी है। अगर कुछ नहीं पता तो ये पता है कि अगर इमोशनल इंजरी होती है, कहीं किसी ने आपके दिल को चोट पहुंचा दी, तो बचपन से लेके जिंदगी के आखिरी पल तक हमें उसके बाद उसके लिए कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलता। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ कैसे डील करना चाहिए। शायद यही कारण है कि आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2030 में नंबर 1 डिजीज कॉज होगा डिप्रेशन। हर एक इंसान, अगर हर एक नहीं तो हर एक दूसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार होने वाला है। और जिस तरह की जिंदगी और जिस तरह के लाइफस्टाइल के साथ हम डील कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर छोटी डिप्रेशन से रिलेटेड सिम्टम के लिए हम एक डॉक्टर के पास जाएं और जाके हम किसी तरह की सलाह ले लें। पर ज़रूरी बहुत है कि हम अपना ख्याल रखें। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जसवीराज टॉक जोन का एक ही मकसद है, कैसे ज़िंदगी को और बेहतरीन बना लिया जाए। तो आज हम अपने साथ और अपने पास लेके आए हैं डॉक्टर सिमरन जी को, जो कि MD साइकाइट्री हैं, और वो हमारे साथ बैठ के पूरी जानकारी से फ्रॉम द मोस्ट एजुकेटेड सोर्स, जहाँ पे इन्होंने सालों की मेहनत करके इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी पाई और कई मरीजों को इलाज किया, ठीक किया, स्वस्थ किया और वापस जिंदगी में लेके आए हैं, उनके साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। Today we are taking great pride in welcoming Dr. Simran Saini ji to our studio. Dr. Simran Saini is a psychiatrist. She is MD Psychiatry from GMC Amritsar. Welcome to our studio, Dr. Simran Saini. Thank you, Nice ma'am. to have you over. Likewise, ma'am. So, डॉक्टर साहब, आजकल मेंटल हेल्थ तो एक if I may say एपिडेमिक की तरह, there's a blast, जहाँ पे भी हम सुनते हैं, इंडिया में थोड़ा कम, बट वर्ल्ड ओवर तो आई थिंक इट इज़ बिकम अ फैशन टू से मुझे तो स्ट्रेस है, मुझे तो बहुत टेंशन है। छोटा बच्चा ले लो तो उसको भी पूछो तो कहेगा मुझे तो बहुत स्ट्रेस है। मतलब इट्स बिकम अ कॉमन कोल्ड, या मैं आई थिंक कॉमन कोल्ड से भी ज़्यादा कॉमन हो गई है ये बात। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
मेंटल इलनेसेस बहुत फास्ट रेट पे इंक्रीज़ कर रही हैं। इवन डिप्रेशन के एग्जांपल ले लेते हैं। 2017 में जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होते हैं, DALY हम उनको बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपके इलनेस की वजह से कितने साल आपके लूज कर रहे हो आप। अच्छा, ठीक है, कितने ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के साथ भी जिंदगी छोटी होती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो 2017 की रेटिंग में डिप्रेशन जो था, दैट वाज 4th रैंक। सारे जितनी भी डिसीजेज हैं उनमें से 4th रैंक था। सारी मतलब नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल हो गया, कोई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जैसे रोड साइड एक्सीडेंट्स हो गया, कम्युनिकेबल मतलब जैसे TB हो गया जो एक दूसरे से फैल सकती है। सारी डिसीजेस में से जो डिप्रेशन था वो 4th पे था। और ये प्रिडिक्ट किया, इवन WHO की जो 2018 की रेटिंग थी उसमें डिसीज़ बर्डन निकालते हैं कि किस डिसीज़ का कितना बर्डन है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो उसमें डिप्रेशन 3rd पे था इन 2018। और अभी प्रिडिक्टेड है, अभी 2025 चल रहा है, तो इट्स प्रिडिक्टेड कि 2030 में हाईएस्ट डिसीज़ बर्डन सारी डिसीजेस में से डिप्रेशन का होगा, मतलब इन द नेक्स्ट 5 years ओनली। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना फास्ट और कितना ज़्यादा हमें ज़रूरत है इससे बचने के लिए भी। और हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट एंड सेव योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर नोन पीपल फ्रॉम डिप्रेशन। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन आते पता नहीं चलता, यू डोंट इवन कम टू नो। आई वुड लाइक टू नो कि जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो वी हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल पेन, फिजिकल सिम्टम्स। तो जब इमोशनल इंजरी होती है, और इमोशनल इंजरी इज एज कॉमन एज किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने आपको स्नब कर दिया, कोई ऐसा जवाब दे दिया जो आपको एकदम से हर्ट कर गया। या छोटे बच्चे को हम कभी कभी, इट्स सो कन्वीनियंट कि छोटे बच्चे को हम आराम से डांट देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि वो छोटे बच्चे को एक इमोशनल इंजरी, एक इमोशनल हर्ट हमने दे दी। या इमोशनल हर्ट होता है जब कोई आपसे बहुत गुस्से से बोला। रोड रेज इज सो कॉमन। तो क्या उसमें भी कोई ऐसा बॉडी में पेन वाला सिम्टम आता है? जी, फिजिकल सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स की एज सच बात करते हैं। डिप्रेशन में सिम्टम्स होते हैं मन उदास रहना। मन उदास ऐसे नहीं कि कई बार हमारा वैसे मूड ख़राब होता है, किसी ने पूछ लिया कि मूड कैसा है, ऐसे नहीं। उसमें ये होता है कि आपका मिनिमम जो हमें 2 weeks चाहिए होते हैं डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए। इसका मतलब है कि जो इमोशनल इंजरी हुई और जो उसके साथ के सिम्टम्स हैं उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। जी, ऐसा बोल सकते हैं। कि भाई और भी बहुत सिम्टम्स चाहिए। किसी इमोशनल इंजरी का दर्द अगर सीने में है या फीलिंग है तो वी कैन टेक इट एज अ बिट ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो गया। और भी सिम्टम्स चाहिए, सिर्फ ये नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हो कि हाँ, इमोशनल इंजरी होती है, आप उदास रहते हो, कोई ना कोई उस चीज़ के आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके साथ आपको और भी सिम्टम्स चाहिए डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए। वो सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि मन उदास रहना, पर वो ऐसे नहीं है। उसके लिए मिनिमम आपको 2 weeks चाहिए डायग्नोज करने के लिए। और भी जैसे हर चीज़ में मन उदास रहना, कि आप अकेले हो तब भी उदास है, फ्रेंड्स के साथ हो तब भी उदास है, आप घर पे हो तब भी उदास है, आप बाहर मूवी देखने जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तब भी उदास है, किसी के साथ बैठे हो तब भी उदास है। मतलब हर काम करते वक्त और लाइफ के हर एरिया में आपको उदासी है, आपको खुशी आ ही नहीं रही है, मन अंदर से खुश हो ही नहीं रहा है। भूख कम लगना, नींद आपकी डिस्टर्ब रहना, कईयों को नींद डिप्रेशन में कम आती है, कईयों को ज़्यादा भी आ सकती है। फिर आपको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। फिजिकल सिम्टम जैसे कि आपके शरीर में दर्दें होना, आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगनी, आपका बेड से उठने का मन नहीं करना, आपको ऐसे लगता है कि आपका शरीर पूरा मिट्टी हो गया है, आप में जान ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको मोटिवेटेड फील नहीं होता। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो डिप्रेशन में आ सकते हैं। और आपको जैसे ये भी सिम्टम्स होते हैं कि आपको भूलने की दिक्कत आने लग जाती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। अच्छा, ये भी डिप्रेशन का ही एक सिम्टम? हाँ जी, ये तो बड़ा कॉमनली हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जी। अच्छा, और महफिल में अकेलापन, जैसे वो गानों में भी आता है कि हर महफिल में अकेले हैं, बिल्कुल, तो वो वाला सब डिप्रेशन का ही सिम्टम है। जी। आपका जो आप पहले एक्टिविटीज़ करते थे जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, फॉर एग्जांपल किसी को जिम जाना बहुत पसंद हो, किसी को मूवीज़ देखना पसंद हो, आजकल बच्चों को नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो आपको जो एक्टिविटीज़ में पहले मज़ा आ रहा होता था उसमें आपको मज़ा नहीं आता है। एक्टिविटी सेम ही है पर स्टिल आपको वो जो खुशी मिलती थी वो आनी आपको बंद हो जाती है। पर हम तो सोचते हैं कि दिल भर गया,
बहुत कर लिया बस और बोर हो गए उस चीज़ से, कि वो भी डिप्रेशन का ही कारण? नहीं, वो आपको ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं होगा कि मन भर गया, ग्रेजुअली होगा। वो आपको सडनली आपका हर चीज़ से, जैसे कहते हैं इंसान विड्रॉ कर लेता है, तो आपको आपकी बिल्कुल फेवरेट चीज़ें होती हैं जिनमें आपको मज़ा आता है, वो आपको नहीं आएगा। और सुसाइड के ख्याल आना, ज़्यादा सोचना, आपको ऐसा लगना कि यार मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, सभी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ, या मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं किस काबिल हूँ, मेरे फ्यूचर का कुछ नहीं होगा, मेरे करियर का क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में कुछ सेटल होगा नहीं होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आना फ्यूचर को लेके, अपने आप को लेके, ठीक है, दुनिया को लेके, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, दुनिया का कुछ ठीक नहीं होगा, मैं क्या करूँगा इस दुनिया में। ये सब जो सिम्टम्स है सारे उसके हैं, जिसको हम लेमन में ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग भी एक साइन ऑफ डिप्रेशन है जी, अगर एक्सटेंड से ज़्यादा हो, अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग तो हर कोई करता है। किसी के पर्सनालिटी भी होती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ज़्यादा सोचने के, कोई कम सोचता है, कोई ज़्यादा सोचता है, पर वो इतनी हो जाए कि वो बाकी सिम्टम्स भी साथ में हैं और ये भी सिम्टम है, और वो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी जॉब की, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, उन चीज़ों को अफेक्ट करने लग जाए तो फिर वो सिम्टम है, वो सिम्टम, फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब वी हैव टू डिसाइड बिटवीन नॉर्मल ओवरथिंकिंग एंड एक्सेसिव ओवरथिंकिंग। वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट जी काम आता है। बिल्कुल। और एंगर को भी, क्या गुस्सा आना भी एक सिम्टम है ऑफ डिप्रेशन? जी, गुस्सा आना सिम्टम है डिप्रेशन का। ज़्यादा इरिटेबल हो जाना, पहले से ज़्यादा खिजे खिजे रहना, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना जिस पे इंसान पहले नहीं होता था। गुस्सा आना, अचानक गुस्सा आना, अचानक ठीक भी हो जाना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, अकेले रहना, या इवन अगर आपको कोई ये बोले कि मैं अकेले, मुझे डर लगता है, यार मेरे पास बैठो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता, वो भी सिम्टम है। अगर कोई अकेला रहना चाहे, किसी की प्रेजेंस में उसको इरिटेबिलिटी हो, उसको गुस्सा आए, वो भी सिम्टम है। तो ये तो हर चीज ही सिम्टम हो गई, अगर ज्यादा है तो भी और कम है तो नहीं, हर चीज सिम्टम नहीं है, बस जैसे अकेला रहना भी। हाँ, ये है कि आपको डिसाइड, ये यहाँ पे क्लिनिशियन काम आता है कि वो देखेगा कि आपकी वो सिम्टम की वजह से आपकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट आ रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो, जब हम बोल सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हो, कि आपकी तो एक डॉक्टर के पास चले जाना। ऑक्यूपेशनल लाइफ, मतलब जहाँ काम कर रहे हो, यहाँ आप काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वो अफेक्ट हो रही है। आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आपकी फैमिली लाइफ ख़राब होगी, आप बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। तो सिम्टम इन रिलेशन को आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। पेशेंट तो हमारे पास तभी आता है ना जब उसको दिक्कत लगती है। तो इससे कैसे बच्चे को कैसे सेफ गार्ड करना चाहिए इसको? दिस इज द टाइम टू टेक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, या कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे पेरेंट्स ही अपने बच्चे को हेल्प कर सकें? जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया कि बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जो हम सिम्टम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन में, वो वाले सिम्टम्स हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रही है, वो सारे सिम्टम्स मिला के पेरेंट्स को लग रहा है कि नो, माई चाइल्ड नीड्स हेल्प। आई थिंक पेरेंट्स कैन बी द बेस्ट जज ऑफ दैट। तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए। और ट्रीटमेंट का आप पूछ रहे थे, तो नॉट ओनली मेडिसिन, साइकोथेरेपी ऑल्सो। बच्चे में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना फ्रॉम थिंग्स लाइक आई कांट कोप अप एंड थिंग्स लाइक दैट, तो फिर बच्चे में कवर होता है। हाँ, टू टेल द चाइल्ड दैट नो, यू कैन स्टिल डू इट एंड इट डजंट मैटर इफ यू कैन नॉट, जो आजकल है ही है कि इट्स ओके to not do anything is also okay. Coping mechanism built up, coping mechanism built relaxation techniques बताना, stress dealing बताना, a lot goes into a lot goes into parenting for the child. Family counseling as well as child's individual counseling. अच्छा, तो बच्चे को ट्रीट करने के लिए उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली को भी ट्रीट करना पड़ता है, और उसके कोई भी मेंटल इलनेस है, इट इज़ नेवर अबाउट ट्रीटिंग द पेशेंट ओनली, इट इज़ अबाउट ट्रीटिंग द होल फैमिली। आप पेशेंट को ठीक करते हो, आप पूरी फैमिली को ठीक करते हो। ट्रीटमेंट में भी पेशेंट एज वेल एज उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। सो वी कैन से कि एक डिप्रेस्ड पेशेंट क्रिएट करने के लिए भी पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है टू क्रिएट अ पर्सन्स डिप्रेशन। नॉट टू क्रिएट, आई विल नॉट से क्रिएट, टू ट्रीट। अच्छा, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट
होती है। क्रिएट भी तो कर लेते होंगे ना, बिकॉज यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन, नॉट रियली सेंसिटिव टू दैट पर्सन्स नीड्स एंड डिमांड्स, तो किसी तरह से हम क्रिएट भी कर देते हैं एक तरह का डिप्रेशन फॉर वन पर्टिकुलर सम ऑफ द फैमिलीज आर वेरी सपोर्टिव। कुछ तो फैमिलीज ही लेके आती हैं, कुछ पेशेंट्स खुद नहीं आते। नॉट इन ऑल केसेस, सम ऑफ द केसेस मे बी। In some cases, yes, we can still say. So we have to be careful as a family also to be very particular. You should know when to ask for help. When When to ask. someone needs help. And कोई when- भी है। 5 symptoms डिप्रेशन के देने हैं, तो कौन से कहेंगे? जितने भी मैं सिम्टम्स आपको 5 बता रही हूँ, ये कंपैरेटिवली देखना होता है हमेशा कि पहले के बिहेवियर से अब कितना फ़र्क है, तब वो सिम्टम्स आपको ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। एक तो वही मन उदास रहना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको फिजिकल सिम्टम्स आना, बॉडी में एनर्जी नहीं रहनी, बॉडी एक्स होना, पेट दर्द होना। सेकंड, थर्ड, आपका वो प्रीवियस एक्टिविटीज़ जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, अब उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। फोर्थ, आपको ओवर थिंकिंग, जैसे कि मैंने बताया, अपने बारे में, दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में, तीनों में से किसी भी चीज़ के बारे में। और फिफ्थ, आपको सेल्फ हार्म के थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है, सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं, आप प्लान भी कर सकते हो, आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, वो भी। और आपको एक कॉग्निटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ज़्यादा सोचना, ना काम पे ना पढ़ाई पे, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ध्यान नहीं लगना, डिस्ट्रैक्शन, भूलने की दिक्कत, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये सब। इसका मतलब है कि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी चेक करनी है कि मैं आज क्या हूँ और इतने टाइम पहले क्या थी, तो उसके लिए तो मतलब बचपन में तो वी कांट से कि बच्चों को तो ऐसा कुछ डिप्रेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। आपको यू विल बी शॉक टू नो कि छोटे बच्चों में भी क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है एज यंग एज 3 year old। तो पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों में भी होता है कि ऐसे मोस्टली हम यही सोचते हैं कि जो डिप्रेशन है वो बड़ों की बीमारी है, कि उनको टेंशन होती है, उनको स्ट्रेस होती है, तो बच्चों में नहीं हो सकता। और बच्चों का तो हम सोचते हैं कि इसकी नेचर ऐसी है, बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा, अपने आप समझ लेगा। जी, इवन एडोलिसेंट्स में अभी डिप्रेशन बहुत फास्ट राइज कर रहा है इन एडोलिसेंट्स एंड चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ कि हम बोल सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा है, करियर का स्ट्रेस ज़्यादा है, हर चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है, कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल के वर्ल्ड में। बच्चों के कोपिंग मैकेनिज़्म उतने नहीं है। कोपिंग मैकेनिज़्म मैं बोलूँ तो कि बच्चे सेंसिटिव ज़्यादा हैं, पहले ऐसा नहीं था। कोपिंग मैकेनिज़्म वीक हैं, दे डोंट हैव फ्रेंड्स उतने नहीं हैं, सब कुछ सुपरफिशियल कह सकते हैं, सोशल सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के एकेडमिक प्रेशर, मेनली एकेडमिक प्रेशर और कंपेटिटिवनेस जो आज के वर्ल्ड में, उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन जो राइज कर रहा है। इवन हम ओपीडी में देखते हैं कि बच्चों और एडोलिसेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी हमारी ओपीडी में आते हैं इन कंप्लेंट्स के साथ, डिप्रेशन के साथ बेसिकली। माय गॉड, तो दिस इज़ रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि बच्चों को भी आजकल डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। और एडोलेसेंस के बारे में सुन के, यस, मैंने 10th +2 वगैरह में बच्चों के सुसाइड रेट बहुत हाई होता है, हाई स्ट्रेस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टाइम होता है, और वो तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। बट यस, पेयर प्रेशर एंड पेयर कंपैरिजन और वो सब चीज़ें भी आजकल बच्चों को काफ़ी हद तक मुझे लगता है अफेक्ट कर रही है। इवन जो हम बात कर रहे थे, आपने पूछा मुझसे क्वेश्चन कि एंगर सिम्टम होता है, तो बच्चों में एज सच सिम्टम्स नहीं आते कि उदास रहना। जो हम एडल्ट्स की बात कर रहे थे, बच्चों में एंगर, बिहेवियर चेंज होना, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देना, गुस्सा करना, लड़ाइयों में पड़ना, हर किसी से बहस करनी, किसी को एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना, ये सारे साइंस जो हैं वो डिप्रेशन के हो सकते हैं बच्चों में। किसी इंसान को खुद को अगर डिप्रेशन है तो कैसे जानेगा कि उसको जी, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं डिप्रेशन के ओपीडी में, वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट खुद ही आते हैं। अच्छा। उनको खुद ही पता होता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है या मेरा बिहेवियर चेंज है या मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो खुद चल के ओपीडी में आते हैं। तो हम आइडेंटिफाई अपना कर सकते हैं। पेशेंट्स यही बोलते हैं कि मन नहीं लगता किसी चीज़ में, मन उदास है, रोना आता है, थकावट रहती है बहुत ज़्यादा, पेट दुखता है, बॉडी एक्स होती हैं, पहले जैसे काम नहीं किया जाता, जॉब वैसे नहीं चल रही है जैसे पहले चलती थी। बच्चे ये बोलते हैं कि पढ़ा नहीं जाता, ध्यान नहीं लगता क्लासेस में, गुस्सा ज़्यादा आता है, पेरेंट्स पे गुस्सा आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, मन करता है अकेला रहूं। ये सब चीज़ें होती हैं। जी, इंडिया में
तो ना ये इसको एक टैबू माना जाता है जी, साइकाइट्रिक डिजीजेस को और ये डिप्रेशन वगैरह को, और लोग जनरली डिनायल में रहते हैं। ये एक डिनायल मोड है, क्योंकि ये किसी का जब पता चलता है कि हो उसको तो मेंटल डिजीज है, तो एक डॉक्टर कैसे जज करेंगे? मतलब इसके लिए भी कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, या हाउ डू यू कम टू नो कि डिप्रेशन का कौन सा डिग्री, कौन सा लेवल चल रहा है, एंड इज इट जेन्युइनली डिप्रेशन या किसी को ऐसे वहम ही है अपने ऊपर? मैम उसी के लिए हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, जिसको मैं लेमन लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि हम पेशेंट से बातें करते हैं और काफ़ी डिटेल में बातें करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं पेशेंट को, तो हमें उससे ही पता चलता है। अब सिम्टम्स जैसे कि अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ड्यूरेशन होती है, जैसे आपने बताया कौन सी डिग्री का है, तो वो भी डिवाइड होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं हमारे पास, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जी, उसमें भी सिम्टम्स होते हैं, कितने सिम्टम्स हैं, ये वाले सिम्टम्स हैं, इतनी ड्यूरेशन है, वो हम बातों बातों में पेशेंट से निकलवा लेते हैं। पेशेंट तो अपनी बात ही कर रहा होता है कि ये मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वो हमारे लिए क्लिनिकली वो हमारे लिए सिम्टम है, तो वो हम पेशेंट अपनी लेमन लैंग्वेज में बता रहा है, हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि ये हमारा सिम्टम है, तो वो माइंड में हम उसको फिर ऐसे डायग्नोज बनता रहता है जैसे जैसे पेशेंट से बात करते रहते हैं। तो आपके पास कोई थर्मामीटर, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं है? कुछ भी नहीं है, और आपके पास खाली आप हैं और वो पेशेंट है और उसकी बातें हैं, जिससे आप जज करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दिक्कतें ही ऐसी होती हैं कि ये किसी टेस्ट में नहीं आती। इवन पेशेंट हमारे पास आके बोलते भी हैं कि डॉक्टर साहब सीटी करा लो, एमआरआई करवा लो, तो फिर उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये वाली दिक्कतें आपकी किसी स्कैन पे नहीं आएंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बेसिक कॉजेज क्या हैं? अगर हमने डिप्रेशन के बारे में कहना है तो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है किसी? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मोस्टली ये लगता है सबको कि डिप्रेशन, जज भी सब इसी बात से करते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन है, यार तू टेंशन ज़्यादा लेता है, तू सोचता ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, ऐसे मत किया कर, ऐसे मत सोचा कर। यूजुअली लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। अगर हम किसी को बोलें कि यार मुझे परेशानी है, तो आगे से यार परेशान मत हो। तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट, ऐसे नहीं होता है। जो डिप्रेशन है उसके जेनेटिक कॉजेज होते हैं। अच्छा, अगर मदर या फादर को डिप्रेशन है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को था, तो इवन आपके ब्लड रिलेशन किसी में भी अगर डिप्रेशन हो, मदर और फादर में हो, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, रिस्क बढ़ जाता है आपका। अच्छा, ठीक है, तो जेनेटिक कॉजेज बहुत कॉमन है डिप्रेशन। पर ये फिर भी काफ़ी जनरेशंस पीछे जाके भी आ सकता है। जी, ऐसा नहीं है कि मदर फादर को नहीं है तो किसी और को था तब नहीं हो सकता। ग्रैंड पेरेंट्स का भी आ सकता है, आंट्स में, अंकल्स में, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है। हाँ, मदर फादर से हेरिटेबिलिटी, मतलब आपके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन की हेरिटेबिलिटी 30 to 50% है, विच इज़ वेरी हाई। तो जेनेटिक कॉजेज होते हैं कई, तो ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को स्ट्रेस होगा तो डिप्रेशन होगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ। फिर सेकंड, स्ट्रेस बहुत पहले हुआ हो उससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस रीसेंट है उससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, आपकी जॉब चली गई है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके घर में कोई बीमार है, आप खुद बीमार हो, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, आप खुद बीमार हो उससे। थर्ड होता है मेडिकल डिसीजेस, आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी है, जो आजकल की बहुत कॉमन है, हर कोई बीपी है, उसकी दवाई खा रहा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो भी ऐसी जो क्रॉनिक डिसीजेस, लंबे टाइम वाले डिसीजेस होते हैं, उससे आपको डिप्रेशन हो सकता है। इंडिपेंडेंट भी और डिसीज़ की टेंशन की वजह से भी। इंडिपेंडेंट ज़्यादा कॉमन है कि डिसीज़ भी है और डिप्रेशन भी है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उस वजह से भी हो सकता है आपको। आपकी कोई क्रॉनिक डिसीज़ चल रही है, आपके कोई स्ट्रेस फैक्टर्स हैं और जेनेटिक। तो लॉस ऑफ अ लव्ड वन में या लॉसेस में, हम लव्ड वंस में तो काफ़ी सारे हो सकते हैं कॉजेज फॉर डिप्रेशन। देखिए, स्ट्रेस फैक्टर में भी बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो कि इंडियन सेटअप के हिसाब से स्ट्रेस फैक्टर्स का एक स्केल बना था, और उसमें इंडियन सिनेरियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है लॉस ऑफ अ स्पाउस, यानी कि वाइफ या हस्बैंड की डेथ, वो सबसे स्ट्रेसफुल है। और सेकेंड नंबर पे था लॉस ऑफ जॉब, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो टॉप 2 फैक्टर्स ये हैं, ऑल्दो देयर वर 51 फैक्टर्स जो दिए थे, बट टॉप 2 में यही है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि लॉस ऑफ लव्ड वन, सोशल सपोर्ट,
जिसमें सभी आ सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके नेबर्स। ये हमारा सोशल नेटवर्क है, ये सोशल सपोर्ट है। जब हमारी सोशल सपोर्ट चली जाती है या किसी की सोशल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो कॉज फॉर डिप्रेशन। आई टोटली एग्री विथ यू। अभी रिसेंटली ही मैं पढ़ रही थी, कहीं पे एक सर्वे भी आया कि आज से अगर हम 10 साल पहले किसी से पूछते थे, लाइक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अभी भी पूछ लें कि भाई ऐसे कितने लोग हैं या क्या नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पीपल जिनको आप टोटली ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम उनसे पूछ सकते हैं, तो दे वुड जनरली से 4 to 6 ऑन एन एवरेज। और अगर एक लेडी से पूछा जाता था तो शी वुड से 8 to 10 जी। पर आज के ज़माने में, आज के दौरान ऐसे भी मोस्ट ऑफ द मेन ऐसे हैं जो कहेंगे नो वन। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को, इवन माई पार्टनर आई कैन नॉट ट्रस्ट। सो मच सो कि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं ट्रस्ट कर पाते, या कोई ऐसे फ्रेंड्स उनके साथ इस वक्त कनेक्टेड ही नहीं हैं जिनके साथ वो अपनी दिल की सारी बातें कर लें या किसी तरह का भी सोल्यूशन ढूंढ पाए। सो उसके रीजंस तो वी ऑल नो कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है एंड द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस बट अ बिगर प्लेस ऑल्सो, बिकॉज कोई आज यहाँ पढ़ा, जाके सेटल्ड US में है, वो फ्रेंड्स दूर हो गए, अब वो सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं रहे, और यू कांट अंडरस्टैंड विद पीपल। सो सोशल फैक्टर्स, येस आई एग्री कि सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। वो कॉज भी हो सकता है डिप्रेशन का कि आपकी सोशल सपोर्ट नहीं है, और वो ट्रीटमेंट में भी काम आता है। जिसकी सोशल सपोर्ट ज़्यादा होती है वो जल्दी रिकवर करते हैं डिप्रेशन से। तो वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ ये सब चीज़ें आई थिंक दोनों तरफ जी चलती हैं। बट वैसे और क्या फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि वी शुड हैव ताकि ये डिप्रेशन से बचा जा सके, नाउ दैट इट इज़ अ ग्रोइंग पैंडेमिक? और जैसे आप कह रहे हो कि बाय 2030 इट इज गोइंग टू बी द थर्ड मोस्ट, इट इज गोइंग टू बी द डिसीज विद टॉप डिसीज बर्डन। ओह, सो इट इज गोइंग टू बी अ डिजीज विद टॉप डिजीज बर्डन। सो वो कैंसर, कार्डियक अरेस्ट, सब कुछ को पीछे करके मेंटल डिजीजेस विल बी द वर्स्ट, यू नो। सो इससे कैसे बचा जाए, कैसे इससे सेव किया जाए अपने आप? जी, प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस मैं बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो डाइट हमारी होती है, जैसे कि जो फाइबर रिच फूड होते हैं, जिनकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इन्फ्लामेशन कम करती हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन है वो मैं बता रही थी आपको कि जो लंबे टाइम की डिसीज़ेज़ होती हैं, क्रॉनिक डिसीज़ेज़ होती हैं, मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि उससे बॉडी में जो सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ी थोड़ी इन्फ्लामेशन चलती रहती है। तो डिप्रेशन का कॉज है बेसिकली इन्फ्लामेशन, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो इन्फ्लामेशन, चाहे वो किसी क्रॉनिक डिसीज़ की वजह से हो, चाहे वो जेनेटिक हो, या पहले अर्ली ट्रॉमा की वजह से आपकी अंडरलाइन इन्फ्लामेशन चल रही है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स जो होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं कि आपकी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे इन्फ्लामेशन है, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी हेल्दी डाइट होती है। तो आप अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज अगेन आपके, एक तो आपकी जो है बॉडी की जो इन्फ्लामेशन अगेन वो कम करती है। दूसरा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, डोपामीन और भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका बैलेंस जो है वो ठीक रहता है। थर्ड, अगेन सोशल सपोर्ट, यू हैव टू मेंटेन अ गुड सोशल सपोर्ट। आप बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, पेरेंट से बात करो, वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी सोशल सपोर्ट अच्छी है, तो वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। और फोर्थ, हेल्प सीकिंग, हेल्प मांगिए ज़रूरत आने पे। एंड देयर शुड बी समवन टू हेल्प यू, सामने से भी कोई आके आपकी हेल्प कर सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ नटशेल डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ सिटिंग टुगेदर, बातें करना या लिविंग टुगेदर, आजकल तो मैंने देखा है पीपल डोंट इवन वांट टू गेट मैरिड। देयर आर सो मेनी सिंगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वो तो नेचुरली फिर डिप्रेशन का कॉज बनेगा। पीपल आर गोइंग फॉर लेसर एंड लेसर चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट सिस्टम, फैमिली बेस तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट हो ही रहा है जी। एंड फ्रेंड सपोर्ट को आई थिंक और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा जी, है ना, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उनसे सो बात लोनलीनेस कीजिए। इज वन बिग कॉज। लोनलीनेस एक तरह से एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो।
जी। डॉक्टर मुझे अक्सर लगता है कि men and women deal with all these things, all these factors, whether it is loss of a loved one, a breakup, or loneliness, even anger issues. ये दोनों इन चीज़ों से अलग अलग डील करते हैं। जी, डिप्रेशन जो है दैट वुमेन में 2 times हायर होता है, बिकॉज मेनली एडल्टहुड में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, और इंडियन सिनेरियो में और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स, सोशल डिसएडवांटेज है जो वुमेन को इंडिया में, और जेंडर इनइक्वालिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़ ऑफ एनी काइंड, इमोशनल, वर्बल, तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया में और भी ज़्यादा जो है हाईलाइट होते हैं, उस वजह से भी इंडिया में ज़्यादा है। और वर्ल्ड वाइड भी वुमेन में जो है रेशियो ज़्यादा है, और वुमेन बीइंग मोर इमोशनल, मैं बोल सकती हूँ लेमन लैंग्वेज में, सेंसिटिविटी, इमोशनल आईक्यू उनका ज़्यादा होता है, उस वजह से भी एक फैक्टर है। और मेनली इंडिया में तो जो मैंने फैक्टर्स बताए उस वजह से है। ओवरऑल जो डिप्रेशन है, देयर आर 300 million पीपल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। दैट्स अ ह्यूज नंबर, अ वेरी बिग नंबर आई गेस। तो मेन में नहीं डिप्रेशन होता ज़्यादा, बिकॉज मेन तो रो भी नहीं पाते, डिस्कस भी कम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। इट इज़ नॉट टेकन गुड इफ मेन आर क्राइंग, या वो पब्लिक आउटलेट नहीं दे पाते हैं अपने, उनको तो दबा के रखना है, सप्रेस करना है अपने इमोशंस को। तो क्या सप्रेस्ड इमोशंस नहीं कॉज करते डिप्रेशन? नॉट एज सच सप्रेस्ड इमोशंस। जो आप मेल और फीमेल्स की बात कर रहे हो, इसमें ट्रीटमेंट पार्ट पे डिफरेंस आ जाता है। जो मेल होते हैं दे सीक ट्रीटमेंट, दे सीक हेल्प, ऑल्दो हो सकता है वो अपने मदर या फादर या स्पाउस को नहीं बता रहे हैं, बट आई थिंक दे सीक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स। अच्छा। वुमेन ऑन द अदर हैंड डू नॉट सीक हेल्प, क्योंकि वो अकेले आ भी नहीं पाती हैं कि डॉक्टर के पास चली जाएं, उनको बताइए दिक्कत है, वो घर पे भी नहीं बता पाती हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव मोर सोशल स्टिग्मा, दे फेस मोर सोशल स्टिग्मा एज कम्पेयर टू मैन इन इंडिया, एज यू नो। ऑब्वियसली वुमेन को लेके ज़्यादा है कि अपनी सास को या इन लॉज को किसी को नहीं बता पाएंगे, हस्बैंड के साथ भी मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट टॉक, दे विल नॉट शेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से, नॉट ऑल ऑफ देम। तो इसलिए वो उनके जो हेल्प सीख करने की टेंडेंसी है वो मेल की कंपैरेटिवली कम होती है। तो मेल की जो आई थिंक हेल्प सीख कर लेते हैं, तो मे बी उनके ट्रीटमेंट आउटकम्स इस वजह से। Just want to ask you one question, that is, does a heartbreak lead to a heart attack? Not heart attack as such, I would say, but yeah, heartbreak can lead to poor quality of life. आप पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में सब कुछ कवर हो जाता है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपके ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो फिर लाइफ में रह क्या गया? नहीं, दिल टूटा तो डिप्रेशन तो हुआ ही हुआ। सो ये डिप्रेशन क्या कारण बनता है और अदर पैथोलॉजिकल डिजीजेस के लिए बॉडी में? जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस इज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर, मतलब बाकी में डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, इवन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के लिए कहा जाता है कि अगर स्ट्रेस है तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गोइंग बैक टू एवरीथिंग, इट इज डिप्रेशन आई गेस। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्ट्रेस की वजह से भी डिसीजेज जो हो सकती हैं, और अगर आपको ऑलरेडी डिसीज है तो उसकी आउटकम पुअर हो जाती है, बहुत ज़्यादा। कार्डियक डिसीजेस हो गया, उनकी आउटकम बहुत पुअर हो जाती है, गैस्ट्रिक डिसीजेस सबकी, और सब्सटेंस यूज यानी कि ड्रग्स लेना बहुत कॉमन है डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ स्टार्टिंग सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस यूज इन द यंगर कोमॉर्बिडिटी हम बोल सकते हैं कि कोमॉर्बिडिटी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो सब्सटेंस यूज यंगर में, एडोलेसेंट एंड प्री एडोलेसेंस जैसे आप कह रहे हैं उस स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, एंड अल्कोहलिज्म in the later age, when we see people in their 40s and not even 40s, I can say 35s to 40s. Alcoholism is actually it's a gatekeeper drug बोलते हैं हम इसको। मतलब स्टार्ट इससे करते हैं, गेटकीपर मीन्स वो गेट खोल देता है हार्ड ड्रग्स के लिए और हार्ड ड्रग्स के लिए। चाइल्डहुड डिप्रेशन भी होता है, तो उसके क्या कॉजेस हैं? चाइल्डहुड डिप्रेशन के मोस्टली जो कॉजेज होते हैं दे आर रिलेटेड टू फैमिली एंड स्कूल। फैमिली में पेरेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, पेरेंट्रल डाइवोर्स है, सेपरेशन है, घर में कोई ना कोई लड़ाई चल रही है,
बच्चे का किसी भी तरह का अब्यूज़ हो रहा है, वेदर इट्स वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल, मेनली वो ट्रॉमा, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, माल ट्रीटमेंट, वो मेनली, और स्कूल में किसी तरह की माल ट्रीटमेंट चल रही है, या स्कूल में आप कोप अप नहीं कर पा रहा, बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा एकेडमिक स्ट्रेस को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, बाकी बच्चों की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेस फॉर अ चाइल्ड. तो दे आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज इन चिल्ड्रन. एंड अगेन जेनेटिक वर्नेबिलिटी होती है, किसी भी बच्चों में किसी में भी जेनेटिक वर्नेबिलिटी होती है कि ऑलरेडी जेनेटिक रिस्क है, आपको कुछ नहीं है, अंडरलाइन जेनेटिक रिस्क है, आपको स्ट्रेस आया तो वो आपका जो डिप्रेशन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ओल्ड एज पेशेंट्स में, जिसको हम एम्प्टीनेस सिंड्रोम कहते हैं, उसके बाद में वो जो एक अकेलापन आ जाता है, एंड ओल्ड एज डिप्रेशंस को कैसे डील करना चाहिए? ओल्ड एज डिप्रेशन आपने स्टडीज़ भी हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद जो डिप्रेशन के रेट्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉजेज़ जो होते हैं एल्डरली डिप्रेशन में, जीरियाट्रिक डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें से मेनली यही होता है कि आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, पहले आप ऑक्यूपाइड रहते थे, फ्री टाइम हो जाता है, पहले आप इंडिपेंडेंट होते हो, फिर आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो फॉर सोर्स ऑफ इनकम, अगर पेंशन नहीं है, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, बच्चों पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो, एक्टिविटी करने को कुछ नहीं है, पहले आप मिल चले गए, कुलीग से बात कर ली, बैठ गए, फिर सारा दिन घर पे रहना, कुछ है नहीं एक्टिविटी, उस वजह से. एम्प्टीनेस सिंड्रोम जो आप बात कर रहे थे, एम्प्टीनेस सिंड्रोम हम बोलते हैं जब लास्ट बच्चा, आपके अगर 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा घर से चला गया काम के लिए किसी और रीज़न की वजह से, जब लास्ट बच्चा भी आपका घर से चला जाता है, दैट इज़ एम्प्टीनेस सिंड्रोम. तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है डिप्रेशन के लिए. तो एल्डरली में मेनली जैसे कि आपने बोला, लोनलीनेस, बच्चों का ना होना, सपोर्ट ना होना, सोशल सपोर्ट ना होना, इनकम ना होना, किसी पे डिपेंड रहना, आपकी मोबिलिटी भी चली जाती है, आप इंडिपेंडेंटली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हो, वो भी एक परेशानी है. तो ये सारी चीज़ें मिला के जीरियाट्रिक डिप्रेशन जो है वो भी बहुत कॉमन हो चुका है. आई हैव कम अक्रॉस सम एल्डर्स जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच के आइदर दे आर अ बिट डिप्रेस्ड कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने सबके लिए इतना किया, पर जब मेरा टाइम आया मेरे पास कोई नहीं है, या तो वो वाली फीलिंग रहती है, या कभी कभी कुछ और फीलिंग्स रहती हैं. सो दैट सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑल्सो समवेयर आई थिंक कॉजेज डिप्रेशन इन ओल्ड एज पीपल. जैसे कि आपने बताया कि सिनेरियो चेंज हो गया है, पहले फैमिलीज भी बड़ी थी, एल्डर्स के साथ रहते थे, अभी वैसे वाला सिनेरियो रहा नहीं है. और टू लुक बैक एट लाइफ, टू थिंक कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, एंड स्टेज में ऐसी फीलिंग आती है कि अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो लाइफ इस स्टेज पे आ गई है. तो आपको वो चीज़ें वैसे नेचुरल भी हैं, जब हम नेचुरल स्टेजेस ऑफ लाइफ पढ़ते हैं साइकेट्री में, तो इस एज में ये चीज़ होना नेचुरल है कि आप लाइफ में पीछे देखते हो, आप सोचते हो ये नहीं हुआ यार, ये हो जाना चाहिए था, इसके साथ ये ग्रजेस थे, ये क्लियर कर लेना चाहिए था. बट हाँ, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे हेल्थीली डील कर लेता है, दैट पर्सन विल बी ओके. बट जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो पैथोलॉजिकल मीन्स दैट पर्सन इज़ मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी और सुसाइडल. नॉर्मल स्टेज ऑफ लाइफ है, हर किसी का डील करने का तरीका डिफरेंट है. एक जनरल मिथ है कि डिप्रेशन काउंसलिंग से या जनरली लोगों को इतना कहने से कि अपना आपको स्ट्रॉन्ग कर लो, फेस द वर्ल्ड, उससे ठीक हो जाता है? जी नहीं, जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ये बोलने से ठीक नहीं होता है. डिप्रेशन के लिए मेडिसिन एज वेल एज थेरेपी दोनों चाहिए होती हैं. इवन जो डिप्रेशन की टाइप्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड है वो अकेला थेरेपी से मैनेज हो सकता है इन सम ऑफ द केसेस, बट जो मेडिसिन है वो लेना बहुत ज़रूरी है. तो डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के भी कोई स्टेजेस होते हैं कि बीमारी पहले शुरू में जैसे कम शुरू होती है, हल्की शुरू होती है, फिर सिवियर, मोर सिवियर एंड एक्यूट हो जाती है? जी, डिप्रेशन शुरू तो ग्रेजुअली ही होता है, आपको सिम्टम्स आते हैं, पर जो डिप्रेशन जैसे कि फर्स्ट टाइम हुआ है, कई बार वो सेल्फ लिमिटिंग होता है. सेल्फ लिमिटिंग मीन्स कि वो खुद ठीक हो जाता है 6 to 9 मंथ्स में. कुछ केसेस में नहीं भी होता, आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है. बट अगर सेल्फ लिमिटिंग भी है फर्स्ट एपिसोड में, तो आपको सेकेंड एपिसोड रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, RDD. और
इसलिए कि अगर सेल्फ लिमिटिंग भी है, फर्स्ट एपिसोड आपका खुद ठीक भी हो गया तो आपको दोबारा होने के बहुत चांसेस हैं, और जब वो दोबारा होता है तो उसकी स्वेरिटी ज़्यादा होती है, तो उस एपिसोड में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प से मेरा मतलब है क्लिनिशियन के पास जाना, दवाई शुरू करना, एज वेल एज थेरेपी शुरू करना। अगेन आई विल एम्फसाइज टू डिप्रेशन है वो अकेला थेरेपी से या ये बोलने से कि स्ट्रॉन्ग बनो से ठीक नहीं होता है, आपको मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। कितनी ड्यूरेशन की लेनी है वो आपके क्लिनिशियन ही डिसाइड करते हैं, बट ये मिथ कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये गलत है। सो बेसिकली ये ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट इसको ज़रूरत है ही है जी, डिप्रेशन। क्योंकि अगर इसकी स्वेरिटी बढ़ जाए तो आपकी, जैसे कि डिस्कस हम कर चुके हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ सब खराब होती है और आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा स्वेरिटी तो क्या ही होगी कि आप सेल्फ हार्म तक पहुंच जाते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाते हो। जी। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिमरन फॉर बीइंग विद अस टुडे हियर इन द स्टूडियो। थैंक यू।